हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। आज के हम वीडियो में बात करेंगे एपोप्टोसिस के बारे में। एपोप्टोसिस क्या है? एपोप्टोसिस है कास्पेस डिपेंडेंट प्रोग्राम सेल डेथ। अब ये कास्पेस क्या है वो हम आगे बात करते हैं। ये एक एक्टिव प्रोसेस है, इसमें एटीवीज यूज़ होते हैं। इसमें हमको इन्फ्लामेशन देखने को नहीं मिलता, जबकि नेक्रोसिस की बात करें तो उसमें हमको इन्फ्लामेशन देखने को मिलता था। और जो नेक्रोसिस था वो कैसी प्रोसेस थी? पैसिव प्रोसेस थी। अब ये कास्पेस क्या है? तो कास्पेस को हमको याद रखना है इस तरह से, CASP और ASE से। अब किसी के भी पीछे एस लगा उसका मतलब क्या होता है कि एंजाइम्स होते हैं वो, जैसे कि लाइपेस, अमाइलेस, उस तरह से। अब कास्पेस क्या है? एंजाइम है। सी का मतलब क्या हुआ? वो कंटेन सिस्टीन रेसिड्यूज। और ASP का मतलब क्या हुआ कि हमारे सेल के ऑर्गेनल के जो भी सेल में जो भी मॉलिक्यूल होगा उसको ब्रेक करेगा आफ्टर एस्पार्टिक एसिड रेसिड्यूज। तो आपको कास्पेस का मतलब समझ आ गया। अब ये जो एपोप्टोसिस है वो फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल दोनों कंडीशन में देखने को मिलता है, जबकि हमने नेक्रोसिस में बात की थी वो सिर्फ पैथोलॉजिकल कंडीशन में देखने को मिलता है। अब फिजियोलॉजिकल कौन सी कंडीशन है जहाँ पर हमको एपोप्टोसिस देखने को मिलेगा? तो सबसे पहला एग्जाम्पल है ऑर्गेनोजेनेसिस। ऑर्गेनोजेनेसिस मतलब हैंड और फिंगर के फॉर्मेशन में। अब हम एम्ब्रियो के दौरान देखें तो हमारा हाथ बिल्कुल इस टाइप का था। ये जो फिंगर्स होते हैं उसके बीच में गैप नहीं था, लेकिन एक गैप, फिंगर्स के बीच में गैप कैसे क्रिएट हुआ? तो ये हुआ एपोप्टोसिस के प्रोसेस के द्वारा ये गैप क्रिएट हुआ। ठीक है। अगर इस प्रोसेस में कोई डिफेक्ट होगा तो ये जो हमारी फिंगर्स होगी वो ऐसे फ्यूज्ड होगी। इसको हम फ्यूज फिंगर को क्या बोलते हैं? सिंडेक्टाइली। फ्यूज फिंगर को हम क्या बोलते हैं? सिंडेक्टाइली। दूसरा में क्या हमको देखने को मिलता है? इन्फ्लामेशन के बाद न्यूट्रोफिल्स का जो क्लियरेंस होगा उस दरमियान हमें एपोप्टोसिस देखने को मिलते हैं। फिर एंडोमेट्रियल शेडिंग के दौरान मेंस्ट्रुएशन में हमको ये एपोप्टोसिस देखने को मिलते हैं। फिर आती है पैथोलॉजिकल कंडीशन। कौन कौन से पैथोलॉजिकल कंडीशन है? तो सबसे पहला होगा वायरल हिपेटाइटिस में हमें काउंसिलमेंट बॉडीज देखने को मिलते हैं। ठीक है। अब इसका मेन यूज़ क्या है? एपोप्टोसिस कहाँ पर यूज़ होता है? तो ये यूज़ होता है कीमोथेरेपी में, जहाँ पे कैंसर सेल्स को मारा जाता है। कैंसर सेल को हम कैसे मारते हैं? उसको हम मारते हैं एपोप्टोसिस के द्वारा। तो ये 80% तो उसमें एपोप्टोसिस होता है, लेकिन 20% क्या होता है? नेक्रोसिस के द्वारा हम कीमोथेरेपी से कैंसर सेल्स को मारते हैं। अब हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ एपोप्टोसिस, मतलब एपोप्टोसिस के दौरान सेल की डेथ कैसे होते हैं। तो ये दो फेज में होते हैं। सबसे पहला होगा इनिशिएशन, मतलब हम एपोप्टोसिस स्टार्ट करेंगे, और फिर होगा एग्जीक्यूशन, मतलब जिसमें मेन सेल की डेथ होगी। अब इनिशिएशन 2 पाथवेज के द्वारा होता है। सबसे पहले होगा एक होगा एक्सट्रिंसिक पाथवे और एक होगा इंट्रिंसिक पाथवे। एक्सट्रिंसिक पाथवे में हम इसको कौन कौन से कैस्पेस होते हैं वो हम इसको इस तरह से याद करेंगे। ई का मतलब क्या हुआ? एक मिनट। ई से आता है 8, 8 मतलब 8। और ये जो एक्स है वो 10 को रिजेंबल कर रहा है। इसकी वजह से जो एक्सट्रेसिंग पाथवे है उसमें कास्पेस 8 और 10 एक्टिवेट हो गए, और इंट्रिंसिक पाथवे में 9। तो हम किसको कैसे याद रखें? 8, 9 और 10 के द्वारा। और जो एग्जीक्यूशन फेज है उसमें 3, 6 और 7 कास्पेसिस एक्टिवेट होते हैं। इसमें से भी मोस्ट कॉमन कौन सा है? 3। अब बात करेंगे एक्सट्रिंसिक पाथवे के बारे में। अब मान लो कि ये कोई एपोप्टोटिक सेल है। उसके सेल मेम्ब्रेन पे हमको क्या देखने को मिला है? CD95 रिसेप्टर, और इसको हम फास्ट रिसेप्टर भी बोलते हैं। ये क्या करता है? जो टी सेल्स होते हैं उसके फास्ट लिगेंड के साथ बाइंड करेगा। ठीक है। अब ये जो फास्ट है रिसेप्टर वो टी सेल्स के फास्ट लिगेंड्स के साथ बाइंड करेगा, जिसकी वजह से ये जो फास्ट रिसेप्टर होगा उसका ट्राइमराइजेशन होगा। इसका ट्राइमराइजेशन होने की वजह से क्या होगा कि जो फाड़ होगा उसका एक्टिवेशन होगा। फाड़ क्या है? फैट फास्ट एसोसिएटेड डेथ डोमेन। ये क्या करवाता है? ये प्रो कास्पेस 8 और 10 को कन्वर्ट करता है कास्पेस 8 और 10 में। मतलब ये प्रो कास्पेस 8 और 10 को कर दिया, इसने एक्टिव कर दिया। ठीक है। अब ये एक एंटी एपोप्टोटिक मॉलिक्यूल भी होता है जो इसको इनहिबिट करता है, उसका नाम है फ्लिप। ये एक PY की तरह पे आ सकता है। जो फ्लिप होता है वो इनहिबिट करता है फैट एसोसिएटेड डेथ डोमेन को। ये जो पूरा मैके पाथवे था उसमें हमको डेथ रिसेप्टर देखने को मिलता है, इसको इसलिए हम इसको डेथ रिसेप्टर पाथवे भी कहते हैं।
दूसरा है इंट्रिंसिक पाथवे। इंट्रिंसिक पाथवे में कौन कौन से कास्पेज एंजाइम होते थे? कास्पेज 9। अब हम इसको ये एक्टिवेट कैसे होगा? तो मान लो कि ये एपोप्टोटिक सेल है, ठीक है। अगर हम इस पर कोई स्टिमुलस मिला, जैसे कि यूवी लाइट मिलेगी, तो जो एपोप्टोटिक सेल होगा उसके स्ट्रेस रिसेप्टर स्टिमुलस हो गए। कौन कौन से स्ट्रेस रिसेप्टर्स होते हैं, या मतलब स्ट्रेस सेंसर्स होते हैं? तो एक होता है बीम, बीड, बेड। इसको हम इस तरह से याद रखें, बीम, बीड, बेड, नॉक्सा और पूमा। ये क्या करेगा? सेल्स में प्री एपोप्टोटिक फैक्टर्स को इंक्रीज करेगा और एंटी एपोप्टोटिक फैक्टर्स को डिक्रीज करेगा। प्रो एपोप्टोटिक फैक्टर्स क्या कराएगा? एपोप्टोसिस करवाते हैं। एंटी एपोप्टोटिक फैक्टर्स क्या करवाते हैं? एपोप्टोटिस को इनहिबिट कर दे, ठीक है। अगर ये प्रो एपोप्टोसिस फैक्टर्स कौन कौन से हैं? P53, बाक्स, BCL-XS। फिर एंटी एपोप्टोटिक फैक्टर्स कौन से हैं? BCL2, MCL1, BCL-XL। अब हम इसको याद कैसे रखेगी? जिसके भी पीछे एल आते हैं वो एंटी एपोप्टोटिक फैक्टर्स में आएगा। अब BCL में कैसे? BCL-XS है, प्रो एपोप्टोटिक में S होगा और एंटी एपोप्टोटिक में L होगा। मतलब एंटी एपोप्टोटिक हम कैसे याद रखेंगे? L अल्फ़ाबेट से। ये मतलब याद रखने के लिए, बाकी तो आपकी मर्जी। ये एपोप्टोटिक फैक्टर्स क्या करते हैं? वो अफेक्ट करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। कैसे? तो हम इसके बारे में बात करते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया है होता है, उसकी जो सेल मेम्ब्रेन्स में प्रेजेंट होता है साइटोक्रोम 3, फिर SMAC और डायब्लोबी कहते हैं। ये क्या है? प्रो एपोप्टोटिक मॉलिक्यूल है। अब ये जो साइटोक्रोम C है वो कंबाइन होता है APF1 के साथ। APF क्या है? एपोप्टोसिस एक्टिवेटिंग फैक्टर। ये दोनों कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? एपोप्टोजोम। अब हमारा मेन इंट्रिंसिक पाथवे का रीज़न क्या था? ये करता है कास्पेस 9 को एक्टिवेट। मतलब ये जो एपोप्टोजोम बना वो करेगा प्रो कास्पेस 9 को कास्पेस 9 में कन्वर्ट कर दे। हमारे इंट्रिंसिक पाथवे हुआ ख़त्म। फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है? एग्जीक्यूशन स्टेप, जिसमें मेन सेल की डेथ होगी। इसमें कौन कौन से एंजाइम एक्टिवेट हो गए? कास्पेज एक्टिवेट हो गए 8, 9 और सॉरी गलती से लिख गया ये। इसमें आएंगे 3, 6 और 7 कास्पेज। तो जो नहीं सॉरी, ये जो 8, 9 और 10 कास्पेज थे जो हमने इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे में एक्टिवेट किए थे, वो किसको एक्टिवेट करता है? 3, 6 और 7 कास्पेज को। वो एक्टिवेट करेगा फॉस्फोलाइपेज, प्रोटीज और एंडोन्यूक्लियस। ध्यान से देखना, ये है एंडोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस क्या करता है कि जो मॉलिक्यूल्स होता है वो ब्रेक करता है आफ्टर 180 to 20 बेस पेयर में। मतलब मान लो कि ये कोई DNA का स्ट्रैंड है, ठीक है। अब इसको ब्रेक डाउन करेगा 180 के फ्रेगमेंट, मतलब उसको पार्ट्स आएगा 180, 180, 180 इस तरह के बेस पेयर्स में वो DNA को ब्रेक डाउन करेगा। इसलिए हम इसको इंटरन्यूक्लियोसोमल क्लीवेज भी बोलते हैं। अब एपोप्टोसिस को हम फॉलिंग ऑफ भी बोलते हैं। इसका मेन मतलब तो यही होता है कि फॉलिंग ऑफ। अब इसका ये मतलब क्यों होता है कि जैसे ये कोई सेल है, उसके अंदर ये न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ये राइबोसोम से छोटे छोटे, ठीक है। अब सबसे पहले क्या होगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिमूव हुआ, फिर थोड़ा सा पार्ट न्यूक्लियस का रिमूव, उसके साथ माइटोकॉन्ड्रिया रिमूव होगा, फिर थोड़ा पार्ट न्यूक्लियस का और राइबोसोम्स रिमूव हो गए। इस तरह से वो छोटे छोटे बॉडीज़ में कन्वर्ट होता है। या इसको बोलते हैं हम एपोप्टोटिक बॉडीज़। एपोप्टोटिक बॉडीज़ क्या है? सेल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स विथ और विथआउट न्यूक्लियस, ठीक है। अब ये एपोप्टोटिक बॉडीज़ क्या करती है? तो ये ईट में सिग्नल सेंड करती है मैक्रोफेजिस को, और उसके बाद फेगोसाइटोसिस होगी और सेल की डेथ हो जाएगी। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? एफरोसाइटोसिस। कैसे? मतलब जो एपोप्टोटिक बॉडीज़ थी उसकी सेल मेम्ब्रेन पे हमको देखने कौन कौन से रिसेप्टर देखने को मिलेगी? C19, थ्रोम्बोस्पोंडिन और PS मतलब फॉस्फेटिडाइल सेरिन। अब ये क्या होता है? नॉर्मल सेल्स में तो जो सेल की इनर मेम्ब्रेन होगी, इनर लेयर, उसके अंदर फॉस्फेटिडाइल सेरिन देखने को मिलता है। लेकिन जो एपोप्टोटिक सेल होगा उसके अंदर जो PS है, फॉस्फेटिडाइल सेरिन, वो आउटर मेम्ब्रेन में देखने को मिलेगा। वो ईट में सिग्नल सेंड करता है मैक्रोफेजिस को। अब ये यहाँ से बाहर जो फॉस्फेटिडाइल सेरिन है उसको हम बोलते हैं PS फ्लिपिंग। PS फ्लिपिंग हमको एपोप्टोसिस में भी देखने को मिलती है और ब्लड क्लॉटिंग में भी, प्लेटलेट में देखने को मिलती है, ठीक है। अगर ये
पीएस फ्लिपिंग में कोई डिफेक्ट हो गई तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्कॉट सिंड्रोम। अब आप कभी कभी सोचते होंगे कि कैंसर सेल्स भी अपने आप को क्यों वो एपोप्टोसिस के दौरान मार नहीं देता। तो कैंसर सेल्स में क्या होता है, CD47 रिसेप्टर देखने को मिलता है, जो क्या करता है, डू नॉट ईट मी सिग्नल सेंड करता है, जिसकी वजह से एपोप्टोसिस नहीं होगा। फिर आते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ एपोप्टोसिस, मतलब डायग्नोसिस में हम एपोप्टोसिस ये कैसे पता करेंगे। तो उसका मार्कर होता है एनेक्सिन 5। वो किसका मार्कर होता है, मार्कर फॉर टेस्टिंग पीएस फ्लिपिंग। ये जो पीएस फ्लिपिंग होती है उसको आइडेंटिफाई करेगा एनेक्सिन 5। एक और आता है एनेक्सिन A1 करके, जो किस में देखने को मिलता है, हेरी सेल ल्यूकेमिया। हम इसको कैसे याद रखेंगे, ये जो AI आया उसको हम यहाँ पे A1, ये आपको रटने के लिए, ठीक है। इस तरह से याद हम रखेंगे एनेक्सिया A1 और एनेक्सिया 5 को। फिर बात करते हैं मॉलिक्यूलर मार्कर्स। मॉलिक्यूलर मार्कर्स में क्या आएगा, FAS, फास्ट कहाँ का देखने को मिलेगा हमको, एक्सट्रिंसिक पाथवे। फिर आते हैं माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशंस, उसमें आता है न्यूक्लियर कोमेटिन कंडेंसेशन देखने को मिलेगा, सेल सिंग्रेस देखने को मिलेगा, स्टेनिंग इंक्रीज हुई देखने को मिलेगी। अब आप इस डायग्राम में देख पा रहे होगे कि ये कौन सा है, नेक्रोसिस वाला जो सेल एपोप्टोसिस में जा रहा है, ठीक है। अब ये जो है नॉर्मल सेल्स है, इसमें और इसमें क्या चेंज देखने को मिल रहा है, यहाँ पे एक गैप देखने को मिल रहा है, जिसके किसकी वजह से हुआ, सेल्यूलर श्रिंकेज की वजह से। फिर यहाँ पे स्टेनिंग में भी आपको ब्लू कलर थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल रहा है बाकी के सेल से, फिर पिंक कलर ज़्यादा स्टेन हुआ देखने को मिल रहा है, ठीक है। फिर हमको देखने को मिलते हैं एपोप्टोटिक बॉडीज़। एपोप्टोटिक बॉडीज़ का मतलब क्या हुआ कि उसके अंदर जो न्यूक्लियस हो गए वो बहुत गंदे से दिखने को मिलेगा, उसमें फ्रेगमेंटेड न्यूक्लियस हमको देखने को मिलता है। एपोप्टोटिक बॉडीज़ हमको जनरल सेल्स में देखने को मिलती है, लेकिन न्यूरॉन्स के केस में क्या होता है, दे डोंट हैव कैस्पेस मैकेनिज्म न्यूरॉन्स, उसकी वजह से। और इसको कंपनसेट करने के लिए उसमें क्या होता है, एपोप्टोसिस इंड्यूसिंग फैक्टर्स, ठीक है। फिर एक और आता है DNA जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो इसको हम फिगर से समझते हैं। अब फिगर 1 देखा पा रहे हैं कि उसमें हमको ये जो नॉर्मल न्यूक्लियस है उसको जो देखने को मिल रहा है, और जो दूसरा फिगर है उसमें हम देखने को ये लैडर टाइप हमको स्ट्रक्चर देखने को मिलता है DNA का। तो ये ऐसा हमको क्यों देखने को मिला, ठीक है। तो ये हमको देखने को मिलता है एपोप्टोसिस में। अब ये एपोप्टोसिस में ऐसी लैडर टाइप पैटर्न क्यों बनी, तो हमने पता है एग्जीक्यूशन वाले फेज़ में बात की थी कि उसका जो एंडोन्यूक्लियस होता है वो DNA बेस पेयर को 180 के बीच में कट डाउन करता है, उसकी वजह से ये लैडर टाइप पैटर्न देखने को मिली। ये फिर होता है न्यूक्लियर का स्मीयरिंग टाइप पैटर्न देखने को मिल रही है, ये हमको दिखने को मिलेगी नेक्रोसिस में। मतलब जो लैडर टाइप पैटर्न है वो एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस दोनों में देखने को मिलते हैं, लेकिन एपोप्टोसिस में वो ज़्यादा होती है। क्यों, क्योंकि एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की वजह से। और जो डिफ्यूज स्मीयर ऑफ DNA देखने को मिलता है वो हमको देखने को मिलता है नेक्रोसिस में। तो थैंक यू गाइस, एपोप्टोसिस हम यहाँ पर करते हैं ख़त्म। ये थोड़ा लंबा सा टॉपिक था, वीडियो को देखने के बाद अगर आप किसी भी टेक्स्ट बुक को पढ़ते हैं तो आसानी से समझ पाएंगे, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट में हमें बताएं कि फीडबैक दें कमेंट में कि हमारा वीडियो कैसा लगा आपको।